Hello everyone, welcome to our JEE Page GEAT series. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ JEE Page GEAT सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट ऑन 10। तो यस, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है और बस थोड़ा कुछ बचा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आज कवर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कि कैसे सर्कल पे और भी ज्यादा फोकस डाला जा सकता है, किस तरह से इलिप्स का लोकस, पैराबोला का लोकस, हाइपरबोला का लोकस और डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड लोकस के हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस, गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक विद सम यूजफुल रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पहले का कुछ एक स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है। डू यू रिमेम्बर हमने लास्ट वाले वीडियो में लास्ट टॉपिक क्या किया था? यस, हमने सर्कल का इक्वेशन फाइंड किया था इन डायमेट्रिक फॉर्म में, है ना। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वहीं से रिलेटेड मैं कुछ एक रिजल्ट लेके आई हूँ। याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, हमने क्या किया था वहां पे कि एक सर्कल का हमें इक्वेशन चाहिए था। किस फॉर्म में? जब उसके डायमीटर्स हमारे पास गिवन है, राइट, दैट मींस Z1 एंड Z2 गिवन है एज अ डायमीटर। तब हमने एक्चुअल में क्या था, हमने ट्राई किया था कि किसी भी एक लाइन को हम रोटेट कर दे विथ 90 डिग्री। रोटेशन का हमने यहाँ यूज किया था और वहां से हमने निकाल लिया था, है ना। इसका मतलब बेसिकली कायदे से क्या मतलब था कि दैट मींस दिस टू लाइंस के बीच का एंगल क्या था अपना 90 डिग्री, करेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करके एक रिजल्ट पे आज पहुंचे हैं। क्या है वो रिजल्ट? देख सकते हो, ये अपना एक रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस गिवन है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है ना। अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम ए कोई भी पॉइंट है जिसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट है Z1 और बी जो है वो है Z2, ठीक है, और सी लेट अस अज्यूम ये है Z3। डन, ठीक है। तो अगर इस BAC की जो वैल्यू है दैट मींस एंगल में दिस इज नथिंग बट थीटा, है ना। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे निकाल सकती हूँ? बहुत ही आसानी से वी कैन राइट लाइक दिस दैट थीटा इज नथिंग बट BAC एंड दैट कैन बी रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। वेरी सिंपल, राइट। कैसे? तो चलो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। अगर सोचो, आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट मींस हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट को हम दिखाते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वो एज अ वेक्टर ही अपना बिहेव करता है ना। दैट मींस दिस इज लाइक अ फ्री वेक्टर। तो अगर फ्री वेक्टर है तो इसे मैं उठा के कहीं भी रख सकती हूँ, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन कि उसकी एंगल और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, है ना। यही मतलब है। तो लेट अस अज्यूम कि मैं इस AC को वहां से पैरेलली उठा के यहाँ पे फिक्स कर दूं, ठीक है, सो दैट ये एग्जैक्ट सेम है। तो दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये अब C डैश बन गया है, ठीक है। तो ये अगर C डैश है और यहाँ पे ये Z3 था और ये Z1 था पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इस C डैश को? क्या मैं लिख सकती हूँ? दिस इज नथिंग बट Z3 माइनस Z1 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों मैंने लिखा? बिकॉज अगर मैं इस A टू C का डिस्टेंस पता करने की कोशिश करूँ तो ये क्या है? C का जो कोऑर्डिनेट है दैट मींस Z3 माइनस नथिंग बट Z1 और उसका मॉडुलस, करेक्ट, वही है। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं आराम से Z3 माइनस Z1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया है उसे? ओरिजिन पे। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? नाउ जस्ट सी, अगर मैं इस AB लाइन को भी एज इट इज यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या ये इस तरह से आ जाएगा विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड विद द सेम एंगल? हो जाएगा ना। अब ये अगर Z2 था, ये Z1 था, दैट मींस दिस डिस्टेंस वाज नथिंग बट Z2 माइनस Z1। याद है ना? यस। तो सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ, लेट अस अज्यूम ये अपना B डैश है, तो मैं क्या लिखूंगी? ऑफ कोर्स Z2 माइनस Z1 लिखूंगी, है ना। बिल्कुल यही है, करेक्ट। नाउ टेल मी, अगर मैं यहाँ पे एंगल के बारे में बात करूँ तो लेट अस अज्यूम ये जो OC डैश है वो एक एंगल बना रहा है जो कि कुछ नहीं बल्कि अल्फा है। डन, वी कैन टेक दिस बिकॉज इसका जो इंक्लिनेशन है दैट मींस स्लोप है वो यही है, ओके, विद द ऑरिजिन दैट मींस यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे उसके साथ जो है वही यहाँ पे भी मिल रहा है। सिमिलरली इस OB डैश का लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो स्लोप है वो कुछ नहीं बल्कि बीटा है। इट इज पॉसिबल, राइट। दैट मींस इंक्लिनेशन विद रियल एक्सिस जो है वो बीटा है। डन। हमें चाहिए क्या? हमें ये एंगल थीटा चाहिए। दैट मींस कायदे से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दिस इज ओनली दैट एंगल थीटा,
है कि नहीं है? दिस ओ बी डैश के बीच और ओ सी डैश के बीच जो एंगल बन रहा है वही ये एंगल थीटा है, रेप्लिकेट कर रहा है यहाँ पे, है ना? दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस थीटा। तो अगर मैं थीटा को लिखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ फ्रॉम हियर कैन वी राइट थीटा इक्वल्स टू नथिंग बट अल्फा माइनस बीटा? बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना? करेक्ट। नाउ अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? अल्फा है क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ओ सी वेक्टर और नॉट? यस, ओ सी डैश का ही है। दैट मीन्स क्या मैं लिख सकती हूँ? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस क्या है वो Z1 एंड माइनस बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ये क्या है? एक एंगल है। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका? इस ओ बी डैश का। करेक्ट है ना? एंड उसको हम क्या लिख सकते हैं? Z2 माइनस Z1 एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 और ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा Z2 माइनस Z1। और देखो यही तो हमने रिजल्ट निकाला हुआ है ना? कैन यू सी दिस? सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इजंट इट? तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो एकदम ध्यान में रखना। डन। अब इसी को लिखने का तरीका इस तरह से कर दिया गया है। क्या है यहाँ पे? मतलब देखो, याद होगा अगर आपको कि अगर मुझे इस लाइन को लिखना है इस लाइन के फॉर्म में तो क्या कर रहे थे? यहाँ पे रोटेशन थ्योरम को लगाते हुए दैट मीन्स ओ बी डैश को हमें रोटेट करना है बाय एन एंगल थीटा, यही मतलब है, राइट? और उसके लिए हम क्या करते थे? डू यू रिमेंबर? यस, Z2 के लिए हम लिखते थे ना Z2 अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है जो कि यहाँ पे ऑब्वियस है, इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा, राइट? जिस एंगल से हम इसे रोटेट करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया है। अगर सोचो तो Z3 माइनस Z1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 उसका मैग्नीट्यूड। तो सारे मैग्नीट्यूड वाले टर्म को एक साइड रख दिया और सारे ऐसे बिना मैग्नीट्यूड वाले टर्म को एक साइड रख दिया एंड दैट इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा। ही तो वही होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यस, डू रिमेंबर दिस? दिस इज नथिंग बट व्हाट? e टू द पावर आयोटा थीटा। तो बस वही तो है यहाँ पे। सो दिस इज रिजल्ट जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है और आराम से क्वेश्चंस के लिए यूज कर लेना है। क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट की। तो आप देख सकते हो टेंजेंट को अच्छे से पहचानते भी हो, राइट? दैट मीन्स जो भी लाइन अपने सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है उसे ही हम बोलते हैं टेंजेंट, राइट? तो अब टेंजेंट का अगर इक्वेशन चाहिए तो मुझे बताओ हमें क्या करना होगा? Z को कहाँ रखना होगा? ऑफ कोर्स हमें इस लाइन पे रखना होगा, बिकॉज हमें जिस भी किसी लोकस का इक्वेशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? Z को उस जगह पे रोटेट करते हैं। जैसे सर्कल का चाहिए था तो हम Z को कहाँ रखते थे? इस सर्कल पे हम कहीं भी रख सकते थे, बिकॉज उसका इक्वेशन उसे सेटिस्फाई करना था। अब जब हमें इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का तो Z को हम कहाँ रखेंगे? ऑफ कोर्स इस लाइन पे रखेंगे। तो लेट अस अज्यूम कहीं पे भी मैं रख देती हूँ, ये पॉइंट है सपोज P और इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया है Z है। डन। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब आपके पास हमारे पास बहुत सारे जो भी आपने पढ़ाई की है उसके थ्रू अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो ये तो आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस जो नॉर्मल है दैट मीन्स इस पॉइंट जो अपना सेंटर है, सेंटर से जो हम रेडियस को ज्वाइन करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। करेक्ट। तो अगर ये एंगल अपनी 90 डिग्री है दैट मीन्स π/2 है, तो हमें अच्छे से पता है रोटेशन थ्योरम, इसलिए मैंने बोला था रोटेशन थ्योरम वाज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर मैं इस AP लाइन को रोटेट कर दूं 90 डिग्री से तो हमें मिल जाएगा AZ AC लाइन, करेक्ट है ना? तो अगर सेंटर Z0 है और ये पॉइंट Z1 है तो मुझे यहाँ अगर रोटेट कराना है तो मैं क्या करूंगी? मैं आराम से लिख दूंगी दैट Z माइनस Z1 अपॉन क्या करते थे? इसका मैग्नीट्यूड ले लो, बिकॉज दोनों का ही क्या है यहाँ पे? हमने P रैंडमली कहीं पे भी लिया है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स डिफरेंट है इस AP पॉइंट का एंड दिस AP लाइन का एंड AC लाइन का, करेक्ट? तो जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते थे, है ना? तो यहाँ Z1 कर दिया इक्वल्स टू, अब क्या करना होगा हमें? यहाँ Z0 माइनस Z1 करना होगा, दैट मीन्स वी कैन डू हियर Z0 माइनस Z1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लो, है ना? अब इसको हमने रोटेट कैसे कराया है? π/2 एंगल से, दैट मीन्स e टू द पावर आयोटा π/2। तो जैसे ही ये काम किया आपको पता है हमें क्या करना है, ऐसे हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इक्वेशंस में सॉल्व। तो दोनों साइड आप कर दो स्क्वायरिंग। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे क्या मिलेगा आपको? यहाँ से Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर और यहाँ मॉडुलस का स्क्वायर जैसे ही लिखा तो क्या हो जाएगा? ये Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z1 का होल बार, कॉन्जुगेट, यही होता था ना, Z इंटू Z बार, करेक्ट? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, यहाँ से भी आपके पास सेम तरह का रिजल्ट आएगा, इसका स्क्वायर अपॉन Z0 माइनस Z1 इंटू इसका कॉन्जुगेट, करेक्ट? ठीक है।
चलो लिख दिया। अब e टू द पावर पाई बाई 2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलने वाला है, e टू द पावर आयोटा पाई। डन। अब आयोटा पाई जैसे ही किया समझ ही गया होगे, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और कॉस पाई का मतलब -1, दैट्स ऑल, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है। दैट मीन्स फ्रॉम हियर अगर यहाँ से कैंसिल कराओ, सो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। सो फ्रॉम हियर बेसिकली z माइनस z1 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कर सकते हो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या एज इट इज भी छोड़ सकते हो, राइट। तो टोटली डिपेंड किया आपने किस तरह से लिया हुआ है। तो एज यू कैन सी, इसे अगर मेरे को यहाँ जो रिजल्ट अपने पास आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी को उठा के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कर दो, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में, और इसे यहाँ कर दो, एक्सचेंज कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो z0 माइनस z1 कर सकते हैं, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट z माइनस z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नो दिस कि वी कैन सेपरेट दिस ऑल्सो। सो z0 बार माइनस z1 बार, करेक्ट, इतना ही होगा, विथ अलॉन्ग विद दिस -1 भी होगा। अब इसको आप इधर लेके आ जाओ तो यही तो रिजल्ट आने वाला है कि नहीं। और ये देखो कॉन्जुगेट जो लिखा हुआ है, इन सबको हम एक साथ कॉमन भी ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम हियर डायरेक्टली वी हैव गॉट दिस रिजल्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे z माइनस z1 करो, कोई भी पॉइंट का, अपॉन z0 माइनस z1 कर लो जिस पॉइंट से हमें लेना है, एंड इक्वल प्लस कर लो बस पूरे का ही, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल, यू आर गॉट दिस रिजल्ट। डन, क्लियर। तो चलो अब इसके आगे देखें। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के बाद अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं इन द सर्कल के इक्वेशन में, राइट। तो सर्कल का इक्वेशन हमने देखा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। सर्कल का इक्वेशन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आई एम श्योर आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसका होता है वो क्या होता है, राइट। तो दोनों को हम यहाँ कंपेयर करेंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक दूसरे से कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने सर्कल में जो पढ़ा था वो क्या होता था, स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता, बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाते थे z बार। तो देखो हमारे पास यही है, z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, करेक्ट, यू नो दिस। जहां पे ये a क्या होता था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्जुगेट रखा है तो समझ ही सकते हो, और c कोई भी एक रियल नंबर होता था, है ना, यही होता था। डन। तो हमने यहाँ पे ये देखा, और b था कोई भी कांस्टेंट, दैट मीन्स वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। डन। और यहाँ पे जब हम बात करते थे जनरल इक्वेशन की सर्कल में जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में था, तो इस केस में हमारे पास सेंटर कहाँ पे होता था, यू ऑल नो कि सेंटर हम बोलते थे कि कहीं नहीं बल्कि ये होता है -a पे, है ना। और जब हम रेडियस की बात करते थे तो मुझे बताओ रेडियस क्या होता था, रेडियस हम आराम से कैलकुलेट करते थे और बोलते थे दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस नथिंग बट b, है ना, यही होता था। सिमिलरली अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो ये जो इक्वेशन है इससे हमें अच्छे से पता है कि इसके सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो सेंटर कहाँ पे है, यू नो दैट -g, -f पे होता है। बहुत बच्चे h एंड k में भी याद किए होंगे, है ना। तो टोटली डिपेंड्स कि आपने h एंड k में याद किया है जिस सेंटर पे, या तो g एंड f में किया है, तो आप वहां पे उस तरह से लिख सकते हो। डन। तो इसका सेंटर कहाँ होता है, -g, -f पे। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करती हूँ तो वो कहाँ होता है, रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस नथिंग बट c, राइट। तो देखो क्या दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं लग रहा है ना, करेक्ट। सो इसी तरह से हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं, और जब भी आपके पास कुछ इक्वेशन आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए जिसमें आपको पूछा जाए कि क्या होगा इसका लोकस, तो जब लोकस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरह से कर लो अगर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो इस मेथड से, या तो फिर आप z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उस लोकस को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास इससे कंपेयर करके आप बता सकते हो। डन। तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आराम से ऐसे भी करके जा सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, और अगर शॉर्ट तरीके से करना चाह रहे हो तो अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो आई विल शो यू दैट कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। और ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE 2012 में, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं लेके आई हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ z इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, फाइन, एंड z स्क्वायर बाई z माइनस 1 इज प्योरली रियल। रियल का मतलब तो आपको पता ही है, रियल का मतलब सिंपल में होता है दैट मीन्स वहां इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। देन द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज वेयर। तो अपने पास यहाँ z का बेसिकली लोकस बताना है आपको, जबकि ये हमारे पास कंडीशन गिवन है।
अब ये जो कंडीशन गिवन है उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, बिकॉज ये देखो, अगर आप z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई करोगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट इट विल बी सुपर लेंथी। ठीक है, आपको वहां पे z स्क्वायर निकालना होगा, फिर z माइनस 1 करना होगा, दैट मीन्स को सॉल्व करना है। आपको पता है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, रैशनलाइज करके सॉल्व करना है, तब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, फिर वहां से आप कुछ बता सकते हो। करेक्ट, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो इसलिए हमारे पास ये जो रिजल्ट है, जो कि आपको अच्छे से पता है, स्टार्टिंग के क्लासेस में ही मैंने बताया हुआ है कि जब भी z जो है कोई भी अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्योरली अगर रियल है तो अपने पास क्या कंडीशन होते हैं, प्योरली रियल के लिए अपने पास कंडीशन होता है z इक्वल्स टू z बार। करेक्ट, कोई भी एक्स प्लस आयोटा वाई करके आप चेक करके देख सकते हो। अगर z प्योरली रियल है दैट मीन्स उसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो z लिखो या z बार लिखो, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए दोनों इक्वल है। और जब z अपना प्योरली इमेजिनरी होता है तो क्या होगा, रियल पार्ट नहीं है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई होगा, नीचे भी माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। बट इक्वल करने के लिए हमें माइनस साइन लगाना होगा, दैट मीन्स z इक्वल्स टू माइनस z बार। क्लियर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए सो दैट आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो देखो इस रिजल्ट को एज हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। दैट मीन्स अब अपना जो z है वो पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर ये रियल है इसका मतलब ये और इसका कॉन्जुगेट आपस में क्या होंगे, इक्वल, जस्ट लाइक दिस होंगे ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, सो सिंस दिस इज प्योरली रियल सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू कि z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 शुड बी इक्वल टू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ तो z स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आपको पता है कॉन्जुगेट दैट मीन्स बार को हम ऊपर नीचे सेपरेट करके सबके साथ लिख सकते हैं। और यू ऑल्सो नो दिस कि अगर हम यहाँ पे z बार लिखते हैं और टू द पावर n करते हैं, दिस इज सिमिलर टू z टू द पावर n का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना, यू नो दिस। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो z बार का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट होगा ये, अपॉन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, z बार माइनस 1, बिकॉज 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा, है ना, यही होगा। अब यहाँ से आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। सो व्हाट वी कैन डू, अगर आप यहाँ से देखो तो दिस इज नथिंग बट z स्क्वायर इंटू z बार, ठीक है, देन माइनस z स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू z इंटू z बार का स्क्वायर देन माइनस z बार का स्क्वायर, यही है ना, करेक्ट। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे इन सारे टर्म को एक साइड लेके आ जाऊँ तो व्हाट वी विल गेट, z स्क्वायर इंटू z बार माइनस z स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस z इंटू z बार का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर, करेक्ट, यही है ना। अब अगर देखो आप ध्यान से, मैं इसे और इसे अगर साथ में लिखूं और इसे साथ में लिखूं, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट यहाँ से इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, z इंटू z बार कॉमन ले सकती हूँ, यू कैन सी आराम से। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, z माइनस नथिंग बट z बार, मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा, करेक्ट। तो z माइनस z बार हमें मिल गया। अब यहाँ से देखो तो अगर मैं z बार स्क्वायर है और ये माइनस z स्क्वायर है, करेक्ट, या तो आप उल्टा भी लिखो, दैट मीन्स अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो z माइनस यहाँ पे z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ब्रैकेट में कॉमन लेके, दैट वाज इक्वल टू नथिंग बट 0, है ना, क्योंकि सबको मैं एक साइड लेके आ गई हूँ। डन। सो फ्रॉम हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होगा या नहीं, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट z इंटू z बार, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ z प्लस यहाँ पे प्लस के साथ फिर से z बार एंड देन मल्टीप्लाइड बाय z माइनस z बार इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, बस z माइनस z बार इंटू z प्लस z बार किया। तो जब हम इसके साथ कॉमन लेंगे तो हमें z बार, और ये एज की माइनस साइन था इसलिए माइनस के साथ आ गया z माइनस z बार। डन, यही अपने पास कहानी आ गई। अब फ्रॉम हियर यू कैन सी अपने पास दो कंडीशंस मिल रहे हैं, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। सो हम दोनों ही यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशंस आए हैं उसके हिसाब से सोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आइदर z माइनस z बार इक्वल्स टू 0 और हम क्या लिख सकते हैं, z बार माइनस z बार इक्वल्स टू 0, है ना।
तो अपने पास दो कंडीशन आया है। नाउ यू टेल मी कि इस दोनों ही कंडीशन से हम क्या समझ सकते हैं। देखो z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज नथिंग बट z इक्वल्स टू जेड बार, और z इक्वल्स टू जेड बार का क्या मतलब है, दैट z इज नथिंग बट अ प्योरली रियल नंबर। आर यू गेटिंग दिस? तो जहां से चले थे हम वहीं आके पहुंचे हैं उसी रिजल्ट पे। सो एक कंडीशन हमें क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया दैट z इज प्योरली रियल, है ना। अगर z प्योरली रियल है इसका मतलब ये कहाँ होना चाहिए, ऑन द रियल नंबर लाइन, करेक्ट। यहाँ इमेजिनरी पे नहीं होगा। अगर अपना रियल लाइन है और ये इमेजिनरी लाइन है और अगर z अपना प्योरली रियल है इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, करेक्ट। तो एक से तो हमें यहाँ पे ये कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है, ओके डन। अब दूसरी जो कहानी है यहाँ जो हमें सेकंड इक्वेशन से समझना है, वहां से हमें क्या समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं इसे स्टार मार्क यहाँ कर दूं तो इसके लिए अगर आप देखने की कोशिश करो, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, देख सकते हो z इंटू जेड बार, ठीक है। उसके बाद है माइनस z, ठीक है, माइनस जेड बार। अगर मैं प्लस 0 लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इक्वल्स टू 0। क्या ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, z जेड बार प्लस a बार इंटू जेड प्लस a जेड बार प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b इज हियर नथिंग बट 0, राइट। यहाँ पे हमें क्या दिख गया, दिस इम्प्लाइज b इज 0 और a क्या है, z बार का जो कोफिशिएंट होता है, डू यू रिमेंबर दैट, तो दैट इज नथिंग बट -1, राइट। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि इसका जो सेंटर है वो -1 पे है और एक सर्कल है। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया। इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आया दैट z इज अ सर्कल, राइट, विथ सेंटर एट कहाँ पे, सेंटर एट -1। अब रेडियस भी निकाल सकते हो बट क्या रेडियस की जरूरत है, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस में है, आइदर ऑन द रियल एक्सिस और ऑन अ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, करेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन अगर मैं बोलूँ इसका मतलब है कि जो 0 से है वो पास नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं 0 यहाँ रख दूँ तो क्या ये इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो यू कैन सी अगर मैं 0 रख दूँ z की वैल्यू तो आराम से ये इक्वेशन अपना सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये तो अपना रॉन्ग हो गया कंडीशन। चलो आगे बढ़ो, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर तो भाई ओरिजिन पे है ही नहीं, -1 पे है। नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन, आइदर ऑन द रियल एक्सिस, बिल्कुल सही है, और ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल सही, करेक्ट। क्यों सही है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से अगर मैं पास कर रही हूँ तो बिल्कुल सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, और ये कर रहा है। और एक और तरीका है, अगर आप रेडियस यहाँ से निकालने की कोशिश करो तो क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड a का स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड 1 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 0, दैट इज नथिंग बट यहाँ से 1 आया। और अगर रेडियस 1 है और ये -1 पे है तो ऑफकोर्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको ओरिजिन से तो पास करना ही पड़ेगा सर्कल को, तो दैट मीन्स this is the correct answer. So which is the answer? Option D will be your correct and final answer. डन। तो था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए हो देन यू विल सी कि इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सर्कल के जो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल को पहले तो आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही इससे रिलेटेड आप इक्वेशंस बता सकते हो सर्कल की, ठीक है। तो कोई भी सर्कल अगर मैं बोलूँ, 2 सर्कल है, दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब लाइन ऑर्थोगोनल है, तब तो पता था कि दोनों ही लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब सर्कल का मतलब, सर्कल में भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी हम 2 सर्कल इस तरह से बनाते हैं वो अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान देना, 2 सर्कल हमने बनाया है, लेट्स अज्यूम C है एक साथ सेंटर और दूसरा है C डैश, ठीक है, और दोनों ही सर्कल आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन सी 2 पॉइंट्स हियर, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आप क्या करो, दोनों के रिस्पेक्टिव सेंटर से मर्ज कर दो, दैट मीन्स ड्रॉ कर दो एक स्ट्रेट लाइन, दोनों को अटैच कर दो, दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, डन कर लिया। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये अगर पॉइंट A है और ये अगर पॉइंट B है तो हमने CA ज्वाइन किया और C डैश A ज्वाइन किया। अब इस रेडियस, दैट मीन्स दोनों के ही रेडियस से हमने ज्वाइन कर दिया है इस पॉइंट को, करेक्ट। तो इन दोनों ही रेडियस के बीच में जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, 90 डिग्री,
गॉट इट। और ये दोनों के लिए ही एकदम सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, दोनों के लिए अप्लाइड है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अगर मैं सी को बी से ज्वाइन कर रही हूँ और सी डैश को यहाँ पे बी से ज्वाइन कर रही हूँ, तब भी इधर वाले तरफ भी हमारे पास एंगल कितनी होगी, π/2 बोलो या 90 डिग्री बोलो, क्लियर। तभी ये दोनों सर्कल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब क्या होता है। ये सब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली होगी मे बी पहले, या नहीं भी पढ़े हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। सो जस्ट डोंट बी जस्ट की अफ्रेड कि हमें ये नहीं पता है, नहीं आता है। जितनी भी चीजें जरूरत है आपको कोऑर्डिनेट को समझने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं वो सारी चीजें यहाँ कवर कर लूंगी। ओके, ऑलरेडी किया भी है, बहुत कुछ देखा भी आपने। तो यहाँ देखो, अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आता है, प्रॉपर्टी आती है, और वो ये है कि अपने पास सेंटर से और ये जो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या है, रेडियस है। दैट मीन्स पहले वाले सर्कल का रेडियस एंड दूसरे वाले सर्कल का रेडियस, इन दोनों के स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं, दैट मीन्स r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जब हम करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और वही रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट एकदम ध्यान से देख लो, ठीक है। ओके, मैं बना रही थी, आंसर लिख रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चलो स्टार बना देती हूँ, राइट। तो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, देखो वही लिखा हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उसी को मैंने मैथमेटिकल टर्म में यहाँ लिख रखा है। तो गॉट द अंडरस्टैंडिंग, गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस कि जब भी अपने पास दो ऑर्थोगोनल सर्कल होंगे तो दोनों के ही रेडियस का स्क्वायर को ऐड करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। तो ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी यूज कर सकते हो, हर जगह। अब देखो, जब ऑर्थोगोनैलिटी को हम समझ चुके हैं सर्कल्स के बारे में, तो अब हमें इक्वेशन निकालना है ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल का। दैट मीन्स फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, ऑल सर्कल्स। इसका मतलब सिर्फ एक सर्कल नहीं, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो सकते हैं जिनका हमें इक्वेशन चाहिए। कैसे सर्कल का, जो कि किसी दो सर्कल पे ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब दैट मीन्स हमें एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए। लेट अस अज्यूम वो सर्कल जो है वो है मॉड ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल्स टू r, जहां r क्या है, इसका रेडियस, और अल्फा क्या है, सेंटर, करेक्ट। ये तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, राइट। अब इस सर्कल का हमें इक्वेशन चाहिए किस फॉर्म में, हमें ऐसा सर्कल चाहिए जो कि ऑर्थोगोनल हो ऑन टू सर्कल्स, और एक सर्कल उसमें से ये होगा और दूसरा सर्कल ये होगा, करेक्ट। तो अब ये जो हमें दो सर्कल दिख रहे हैं, इनके ऊपर एक सर्कल को ऑर्थोगोनल होना है, नॉट एक सर्कल, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो उसके लिए जो अपने पास इक्वेशन बनता है बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन है। अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर सकते हो तो उसके बाद में एक अपना क्वेश्चन बताने वाली हूँ सॉल्व करा के, तो आप उस तरीके से भी निकालोगी तो निकल के आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। क्या करना है, यहाँ जो प्रॉपर्टीज है ऑर्थोगोनल सर्कल्स की, उसे आपको बस अप्लाई करना है और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या प्रॉपर्टी, याद है ना अच्छे से, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर होता है। वही प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे एक बारी इसके साथ एक बारी उसके साथ, तो आपके पास रिजल्ट चला आएगा, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास जो रिजल्ट आता है वो क्या है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। याद करना बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, दोनों के हमने भी क्या देखा था प्रॉपर्टी में, दोनों का हमने स्क्वायर करके ऐड किया था रेडियस। यहाँ पे आज की इसके ऊपर भी ऑर्थोगोनल है, तो दोनों के ही रेडियस का पहले स्क्वायर करो, माइनस कर दो, डन कर लिया। एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, याद है ना आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से आप यहाँ याद कर लो क्या होता था, a बार z प्लस a z बार होता था। तो वैसे ही यहाँ a बार z की जगह z1 माइनस z2 किया, यहाँ r2 माइनस r1 किया है, तो यहाँ जस्ट उसका अपोजिट z1 माइनस z2 कर दो, प्लस a z1 बार माइनस z2 बार, ठीक है। ये दोनों लाइन याद हो गई। प्लस क्या होता था, b होता था, b की जगह यहाँ पे कुछ कांस्टेंट चाहिए और वो क्या हो जाएगा, जिससे हमने स्टार्ट किया था उसी पे हम एंड करेंगे, z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, एंड दैट इज डन, करेक्ट। जहाँ अल्फा क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्योंकि सेंटर है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, गॉट इट। फिर से एक बारी बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, याद हो जाएगा आसानी से। अगर अल्फा पहले लिखो या बाद में लिखो, इट डजंट मैटर फॉर यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r2 स्क्वायर करो माइनस r1 स्क्वायर करो इक्वल्स टू, याद है अगर a बार को पहले रखा था तो यहाँ अल्फा बार करो, अल्फा बार के साथ क्या हो जाएगा, जो था यहाँ उसका अपोजिट, दैट मीन r2 माइनस r1 किया है तो z1 माइनस z2 करेंगे, ठीक है। यहाँ बार लिया है तो यहाँ बार नहीं लेंगे, कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, प्लस होगा साइन। अब क्या लिखना होगा हमें, अल्फा
देन मल्टीप्लाइड बाय Z1 माइनस Z2 का यहाँ ले लो कॉन्जुगेट, डन। आइदर होल कॉन्जुगेट करो या सेपरेट कॉन्जुगेट करो, दिस इज डन। नाउ प्लस बी की जगह हमें कांस्टेंट रखना है, तो अब जिससे चले थे उस पे आके पहुंचना है, तो R2 माइनस R1 किया था तो क्या करेंगे, Z2 का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, एंड यू आर डन विद दिस। बहुत ही सिंपल था ना। तो जब भी कोई इक्वेशन दिखे ना याद हो पा रहा हो, कोई माइंड में एक ट्रिक सा लगाओ और उसको एक अच्छे से फॉर्मेट में फॉर्मुलेट करो और खुद से एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी लिखो, देन यू विल सी द मैजिक कि कैसे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाता है वो, ठीक है, क्लियर। तो चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो देख सकते हो हमारे पास क्या है, यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, दैट मीन्स फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, which are orthogonal to one circle and the another circle। अब तो ये समझ सकते हो आराम से, जैसे ही इसे देखा पहले नहीं पता चल रहा था बट अब तो पता चल गया है। मॉड z इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और रेडियस क्या है 1। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है 1 पे और रेडियस कहाँ है, कितना है 4। क्लियर। तो ये सारी चीजें अब एकदम क्लियर हो रही होंगी आपको। पहले अगर यही सब क्वेश्चंस दिखते तो बड़ा ही अजीब लगता कि क्या है, पता नहीं कैसे लिख दिया गया है, बट अब अगर देखो तो एकदम समझ में आ जाता है कि ज्योमेट्रिकली वो है क्या। क्लियर। तो चलो अब यहाँ हमें इक्वेशन चाहिए सर्कल का, तो अभी अभी जो हमने इक्वेशन देखा है कि सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर देखो तो मॉड z इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से हमें जो जो समझ में आ रहा है वो लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको सर्कल C1 समझ लूँ और वहाँ पे Z1 समझ लूँ, इसका सेंटर है, तो Z1 क्या है यहाँ, नथिंग बट 0, और यहाँ से R1 कितना है हमारे पास, रेडियस 1, और जो हमारे पास दूसरी सर्कल है वो क्या है, Z माइनस 1 इक्वल्स टू 4। सो फ्रॉम हियर अगर मैं इसके सेंटर के बारे में बात करूँ तो क्या है, 1 है, और R2 क्या है, रेडियस, दैट इज 4। ठीक है, इतनी कहानी हमें पता है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द जो सर्कल होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आराम से हम क्या लिखेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दैट मीन्स हम यहाँ 16 माइनस 1 लिखेंगे, एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट, टेल मी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर होता था, तो फिर हम क्या करते थे, A बार अल्फा बार। तो लेट अस अज्यूम दैट द सेंटर, द सर्कल, द रिक्वायर्ड सर्कल इज क्या है, z माइनस अल्फा इक्वल्स टू नथिंग बट r, समझ लो, ठीक है, ये मान लो, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं कि किस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो ये अगर इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 माइनस 1 की अब अल्फा बार, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से अल्फा बार इनटू क्या लिखेंगे हम यहाँ Z1 माइनस Z2 लिखेंगे। तो Z1 क्या है अपना 0 माइनस Z2 क्या है 1, ठीक है। अब प्लस हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू फिर से क्या हो जाएगा, Z1 बार जो कि क्या होगा सेम, माइनस Z2 बार वो भी क्या रहेगा सेम, बिकॉज रियल नंबर है, ठीक है, डन। प्लस बी की जगह हम क्या करते थे, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस नथिंग बट 0, यही हो गया ना। सो फ्रॉम हियर बेसिकली हमें क्या मिल गया, दैट यहाँ से अगर देखो आप तो माइनस अल्फा बार इक्वल्स टू, ये इधर 16 माइनस 1 15 माइनस 1 14 हो गया है ना। सो फ्रॉम हियर बेसिकली माइनस को हटा दो तो अल्फा प्लस अल्फा बार एंड दैट इक्वल्स टू माइनस 14। और अल्फा प्लस अल्फा बार होता क्या है, इफ अपने पास मैं अगर बोलूं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो x प्लस आयोटा वाई है, तो आप मुझे बताओ कि अल्फा बार की वैल्यू क्या होगी, x माइनस आयोटा वाई। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं अल्फा प्लस अल्फा बार करूं तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर, दैट इज ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x, है ना, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर हम क्या बोल सकते हैं, 2x इक्वल्स टू माइनस 14। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई है, -7 आई ना, -7, यस। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट अ सिचुएशन जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू एज -7 लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी b हमारे पास क्या है, अननोन है, और रेडियस भी हमें पता नहीं है, दैट मीन्स कुछ और एक ऐसा हमें इक्वेशन निकालना होगा जहां से कम रेडियस और इस b के बारे में, दैट मीन्स y के बारे में हमें आइडिया लग जाए, करेक्ट, यही करना है। बिकॉज अभी भी हमारे पास दो अननोन है, 3 अननोन है, उसमें से सिर्फ अगर एक अननोन रहे तो चलेगा, बिकॉज हमें ऐसे भी फैमिली चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स चाहिए, ठीक है। सर्कल्स में कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा तभी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल मिलेंगे, करेक्ट। अगर हमें सिर्फ x और y एकदम फिक्स हो जाए और r भी फिक्स हो जाए तब तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा,
गॉट द आइडिया? दैट मीन्स बट अगर उसमें कुछ वेरिएबल है तभी वो सर्कल का इक्वेशन में बहुत बार मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, है ना? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे जब हमें फैमिली चाहिए दैट मीन्स इसका मतलब हमें एक और यहाँ पे जो अननोन डेटा है उसे नोन कर लेना है ना? अब उसके लिए लगा लो प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं जिससे हमें क्या पता है, दोनों के जो अपने पास रेडियस का जो स्क्वायर होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर होता है, तो क्यों ना मैं इस वाले सर्कल को और जो अननोन सर्कल है उसके बारे में अगर बात करूं तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, r1 स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड दैट विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा d स्क्वायर। और ये अगर सेंटर से पास कर रहा है और ये अल्फा से पास कर रहा है दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। सो फ्रॉम हियर कायदे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट होगा या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यू नो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम हियर आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ गई है, 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 48 के फॉर्म में। दैट मीन्स आर की वैल्यू हमने निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ वाई। गॉट इट? अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड दिस? तो हमने x की भी वैल्यू निकाल ली है और r की भी वैल्यू निकाली है। अब आराम से लिख दो। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, ऑल रिक्वायर्ड सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से दैट दिस विल बी z माइनस अल्फा इक्वल्स टू r के फॉर्म में। तो z माइनस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ, x प्लस आयोटा y, एक बार के लिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू नथिंग बट r। सो दिस इम्प्लाइज z माइनस 7 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है -7, दैट मीन्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 एंड माइनस आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं, एज अ y ही लिख दो, इक्वल्स टू r की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस टर्म जो कि y में है दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 48। दैट मीन्स यहाँ पे देखो आपके पास जो इक्वेशन आया है सिर्फ एक अननोन में आया है, एक वेरिएबल में आया है, इसको आप वैरी करते चलो, कोई भी नंबर रख दो एज अ रियल नंबर, आप देखोगे कि आपके पास एज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट सर्कल्स आ जाएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? तो चलो आगे देखें। और ये रहा हमारे पास एक और भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, देख सकते हो ये आया हुआ भी है 24 जून 2022 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, राइट? तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो और समझो, देखोगे कि सोल्यूशन कितने आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं। क्या है हमारे पास, लेट a इक्वल्स टू अ सेट है, ठीक है, जहां z बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कैपिटल C का मतलब वही है, सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है, दैट में समझ गए हो क्या है ये, यस इट इज अ सर्कल के फॉर्म में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब मुझे बताओ जब इस तरह का कंडीशन होता था तो ये एक्चुअल में क्या होता था, मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है लास्ट वाले क्लास में, करेक्ट एनुलस बोलते थे इसको हम, जो कि एक रिंग होता था। दैट मीन्स सर्कल के अंदर सर्कल और उसके जो आउटर एरिया वाला दैट मीन्स एक छोटू सर्कल और एक बड़ू सर्कल, इन दोनों के बीच का जो है एरिया ये हो जाता है वो एनुलस, दैट मीन्स रिंग। तो इसके बारे में वही कहा जा रहा है, जो स्मॉलर वाला रेडियस है वो 1 है और जो बिगर रेडियस है वो 2 है, इन दोनों के बीच का ही एरिया वो सर्कल है, करेक्ट, यही मतलब है इसका, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू, और b में क्या है, ये भी एक सेट है जहां z बिलोंग टू a, दैट मीन्स जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर a से, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस आयोटा, आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही है, इज इक्वल टू 1, देन b इज व्हाट। तो बेसिकली आपको यहाँ b के बारे में बताना है, जबकि आप ये समझ चुके हो तो आराम से बता सकते हो। तो चलो सबसे पहले एक काम करें, इस कंडीशन को थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने लग जाओगे ना तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो आंसर होंगे वो विद इन फ्यू मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट के अंदर आप बता सकते हो, ठीक है, ओके, विद इन फ्यू सेकेंड भी बता सकते हो अगर स्पीड अच्छी हो जाएगी तो। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट मीन्स रियल है और अपने पास इमेजिनरी एक्सिस है, दैट इज फाइन। अब z माइनस 1 प्लस आयोटा, इसका मतलब सेंटर कहाँ पे है, देखो 1 प्लस आयोटा, और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से पता है अगर ये रियल एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसका मतलब इसका जो सेंटर है 1,1 पे है ना, 1,1 दैट मीन्स समवेयर इट इज 1, अगर यहाँ है यहाँ है तो दिस इज यहाँ पे, तो 1,1 पे हमारे पास यहाँ इसका सेंटर है,
देख रहे हो आप, ठीक है। अब इसके पास रेडियस क्या बोला गया है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। दैट मीन्स अगर रेडियस 1 होता दैट मीन्स ये सर्कल इसे टच करता, इसे टच करता, यहाँ पे भी समवेयर 1 को टच करता, यहाँ पे भी समवेयर 1 को टच करता। दैट मीन्स ये जो सर्कल है जिसका रेडियस 1 होता वो ऐसा होता है ना। चलो कलर चेंज करती हूँ। और अगर ये सर्कल जो है, देखो बहुत अच्छा सर्कल नहीं दिख रहा है आई नो, बट यू हैव टू अज्यूम कि ये बहुत अच्छा सर्कल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ सो दैट ये सच में बहुत अच्छा सर्कल लगने लग जाए, ठीक है ना। ओके तो चलो ये वाला पॉइंट मान लेती हूँ मैं 1 है, इसका सेंटर भी भाई चेंज कर देती हूँ, सेंटर ही बड़ा खतरनाक गंदा दिख रहा है। ओके ओके सो दिस इज योर सेंटर, डन। अब मैं बनाने वाली हूँ एक और सर्कल जिसका रेडियस कहाँ होना चाहिए, 2 पे, ठीक है। तो 2 इसका मतलब अगर ये अपना ओरिजिन है तो ये 1 है तो ये अपना यहाँ पे -1 होगा। ओके दैट मीन्स अगर ये सेंटर है अपना, इसी सेंटर से हमें कितना डिस्टेंस लेना होगा अब 2, बिकॉज हम एक सर्कल बना रहे हैं जिसका रेडियस कितना है 2, इसका मतलब इतने इतने डिस्टेंस में होगा। तो 4 पॉइंट मिल गए, इनफ है सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो भाई 10 पॉइंट में भी इनफ नहीं है, मैं एक बहुत ही गंदा सा सर्कल बनाने वाली हूँ, है ना, बहुत ही गंदा बना है। तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छा सा सर्कल बन गया है, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस एज कि ये वाला जो सेंटर है सेम जगह पे है और अपने पास जो रेडियस है अब वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है, राइट, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 2 और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 1, ठीक है ना। तो हमारे पास सर्कल बन गया है। अब कायदे से जो हमें इस सर्कल के बारे में बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, दैट दिस इज दिस एरिया, है ना, इसके बीच की है, दैट मीन्स ये रिंग है एक तरह का, करेक्ट, यही है। अब जो B है वो क्या कह रहा है, Z बिलोंग्स टू A है, डन, ठीक है। एंड Z -1 माइनस आयोटा है, दैट मीन्स सेंटर कहाँ दिख रहा है, 1 and -1 पे, 1 and -1 दैट मीन्स यहीं पे कहीं पे ये हो जाएगा 1 and -1, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। 1 है इसी साइड और -1 तो नीचे डाउन हो जाएगा, दैट मीन्स दिस पॉइंट। अब यहाँ पे है इसका सेंटर और रेडियस क्या बोला जा रहा है 1, इसका मतलब अगर रेडियस 1 है इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और कहीं भी मिल जाए। तो हमें यहाँ पे जो सर्कल बनाना है वो सर्कल कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, करेक्ट, एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा, इजंट इट, ऐसा ही होगा ऑलमोस्ट। तो ये जो सर्कल बन रहा है अब बोला जा रहा है कि B एक्चुअल में है क्या, तो अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इट इज एन एम्प्टी सेट। क्या ये एम्प्टी सेट है, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, इज एन इनफाइनाइट सेट। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होकर बोलेंगे इट इज हैविंग एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, बिकॉज वो क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को। बट ध्यान से देखना, क्या यहाँ हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला गया है या हमें ये बोला गया है कि B सेट में जहां Z जो है वो सारा का सारा क्या बिलोंग कर रहा है, A को, और A को अगर बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स A जो है वो ये सर्कल है और B जो है वो ये सर्कल है। तो B के अंदर जितने भी पॉइंट हैं दैट मीन्स ये जो Z है, Z का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने इस सर्कल को बनाया है तो Z है क्या, ये सारे पॉइंट ऑन दिस सर्कल, है ना। तो ये सारे पॉइंट ऑन दिस सर्कल जिसमें हम A को कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब देयर आर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट और नॉट, यस, कैन यू सी दिस। तो हमारे पास इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ, Z इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर, गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया, बिकॉज हमें दिख भी रहा है यहाँ इंटरसेक्शन में हमारे पास ये इतना सारा एरिया मिल रहा है और पॉइंट देखो तो बहुत सारे हैं। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज हियर ऑप्शन डी। तो देखो बस हमें यहाँ ड्रॉ करना था और हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब इसके आगे देखें। तो अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोला है, तो ऑलरेडी आपको इसका आइडिया होगा, इक्वेटर ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो जितनी भी बेसिक्स रिक्वायर्ड है मैं सब आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो डरो मत, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिकॉज आगे हम लोग फर्दर बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना समझ लो कि अगर ये एक पैराबोला है, जो कि आपको आइडिया है ही कि ये पैराबोला होता है इस तरह से, इसका लोब राइट हैंड साइड भी हो सकता है, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड और लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक है। तो जो एक्सिस होती है उसके इस सेंटर से पास कर रही होती है ना। तो जनरली जब हम आर्गेंट प्लेन की बात करते हैं तो ये जो एक्सिस है वो क्या है, अपना रियल एक्सिस, ठीक है। और जो इमेजिनरी एक्सिस, जनरली हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं उसमें ऐसा लेते हैं कि जो वर्टेक्स है, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सिस को टच कर रही होती है और उसी पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये होगा अपना वाई एक्सिस इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस।
ठीक है, तो ये अपना इमेजिनरी एक्सिस है, इतनी सी आइडिया है आपको। अब देखो यहाँ पे अपने पास एक फोकस होता है और यहाँ जब भी हम बात करते हैं पैराबोला की तो ये क्या है, ये भी एक लोकस है। किस तरह का लोकस, जो कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करता है हर एक केस में, है ना। जैसे सर्कल के बारे में बात करते हैं तो क्या मतलब होता है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट का ऑन दैट लोकस अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो इट इज ऑलवेज इक्वल, है ना। तो सिमिलरली अगर हम पैराबोला की बात करेंगे तो क्या मतलब है कि अगर किसी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर लोकस का दैट मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वन लाइन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये अगर पॉइंट है जिसको हम यहाँ फोकस है, मान लो Z1 भी मान सकते हो, बट एज यू कैन सी कि रियल एक्सिस पे ये पॉइंट है तो हम क्या मान सकते हैं, इसे A मान सकते हैं, है ना। तो दिस इज A,0। तो A अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं इसमें आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूँ Z, ठीक है, जो कि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी हो सकता है वो पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एनीवेयर ऑन दिस लोकस इट कैन बी, ठीक है। तो जब भी किसी भी पॉइंट से हम यहाँ पे एक डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट मीन्स Z से लेके A का जो डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस Z पॉइंट टू दिस डायरेक्ट्रिक्स। गॉट दिस आइडिया, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हर एक केस में इक्वल होगा। गॉट इट। तो सोचो कि अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये डिस्टेंस कितना है, A, राइट। ये सबको दिख रहा है कि दिस डिस्टेंस इज A, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो ये भी कितना हो जाएगा A। और इस हिसाब से हमें ये क्या समझ में आया, दिस इज नथिंग बट माइनस A वाला पॉइंट, है ना। क्लियर। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट मीन्स ये जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है जो एक्सिस को कट कर रही है एंड फ्रॉम द फोकस द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, नथिंग बट 2A। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड दिस, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन यही कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू इस पॉइंट से जब भी हम फोकस का डिस्टेंस लेते हैं उसके बराबर होता है। क्लियर। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है जो उसका जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, AZ बार प्लस AZ बार दैट मीन्स A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल्स टू 0, यही होता है ना जनरली। तो हम यहाँ पे देख सकते हो अपना जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन कुछ इसी तरह का गिवन है, राइट। तो B की जगह पे यहाँ पे 2A डिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स फोकस से जो डिस्टेंस है वो लिया गया है। और A जो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट होता था वो यहाँ क्या है देख सकते हो, नथिंग बट 1, है ना, बिकॉज 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी 1 ही होता है। डन। तो इस तरह से Z प्लस Z बार प्लस 2A इक्वल्स टू 0 जो है वो अपना डायरेक्ट्रिक्स है, राइट। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आप ही मुझे बताओ कितना होता है। यू नो द फॉर्मूला, मैंने बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ गिवन लाइन कितना होता है। बस हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस पॉइंट को फिल करते हैं, उस इक्वेशन में उसका मॉडुलस लेते हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू मॉड ऑफ A करते थे, जहाँ A क्या होता था अपना कोफिशिएंट, यहाँ पे जो डेफिनेशन में कोफिशिएंट होता था इसका Z बार का, उसी का हम यहाँ क्या लेते थे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता था उसका मैग्नीट्यूड। तो उस हिसाब से कायदे से अपना इक्वेशन यहाँ क्या बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन Z टू A दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ Z माइनस A, यू कैन सी, यस correct, and that equals to perpendicular distance from Z point to this directrix, and that will be nothing but you can see Z plus Z bar plus 2A, because यहाँ पे हमें कुछ करने को था ही नहीं, इसी Z को एज इट इज उठा के रख देना है, and upon 2 into magnitude of A जो होता था वहाँ क्या है 1 है, तो ऑफ कोर्स 1 ही रहेगा। So that's why this is the equation of a parabola। तो बहुत ही इजी था ना समझना भी और इसको याद रखना भी, राइट। तो अगर आप पैराबोला का इक्वेशन समझ चुके हो तो चलो अब देखते हैं अबाउट इलिप्स। तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखो जस्ट लाइक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स होता था उसी तरह से हम यहाँ पे इलिप्स को कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या देखा हुआ है, सर्कल के लिए एकदम डिस्टेंस हमारा इक्वल होता था फ्रॉम द सेंटर, बट हमारे पास देखा हमने कि पैराबोला में एक फोकस था, वहाँ हम सेंटर उसे नहीं बोलते थे, उसे फोकस बोलते थे। सिमिलरली इलिप्स जो है शेप, उसमें हमारे पास 2 फोकस होते हैं, और जब किसी सर्कल को आप ऐसे चिपटा सा कर दोगे ना तो ये आपके पास इलिप्स बनता है कि नहीं। यस, आपको इसके बारे में अच्छे से आइडिया होगा, अगर आपने देखा होगा, आपको इसका 1 शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, तो ये सब देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आगे भी हम लोग फर्दर अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अभी के लिए ये समझ लो कि जब भी हमारे पास इलिप्स आता है 2 फोकस होते हैं, तो इलिप्स का लोकस जो है वो कैसे फॉर्म होता है, जब इन दोनों फोकस से
राइट किसी भी पॉइंट का हम डिस्टेंस लेते हैं, लेट अस अज्यूम इस पॉइंट का डिस्टेंस लिया जो कि आर्बिट्ररी पॉइंट है z, करेक्ट। तो अगर z से हम डिस्टेंस लेंगे इस फोकस f1 का, दिस डिस्टेंस प्लस इस z से हम डिस्टेंस लेंगे अगर फोकस f2 का, तो दिस डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे दैट मस्ट बी ऑलवेज कांस्टेंट। और वो किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट को जब भी हम कहीं पे भी मूव करेंगे, अगर मूव करते करते यहाँ ले आए तब भी ये जो सिचुएशन एंड कंडीशन है दैट मीन्स इन दोनों का जो एडिशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 2a के बराबर। आपने वहां पे भी देखा ना कि क्या वो डिस्टेंस था, 2a था। तो ये 2a जो है हर जगह सेम रहता है। अब ये डिपेंड करेगा कि a वहां पे है क्या। तो इस केस में जब हम 2a की बात करते हैं तो वो अपना जो मेजर एक्सिस होता है दैट मीन्स जो सबसे बड़ा वाला एक्सिस होगा, यहाँ 2 एक्सिस दिख रहे हैं, है ना। तो 2 एक्सिस मतलब ये जो भी हमारे पास बड़ा वाला एक्सिस होगा उसे हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो इस मेजर एक्सिस के लिए हमें एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स का डिस्टेंस लेना पड़ता है एंड दिस इज ओनली योर 2a। गॉट इट। तो ये है अपना 2a। समझ में आई बात। तो ये जो वर्टेक्स है दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। और जो ये सेंटर होता है यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे जस्ट लाइक अपने पास जो सर्कल होता है उससे डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटर से कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो इक्वल होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मेन जो मुद्दा है वो फोकस से आता है। दैट मीन्स हमें जो लोकस मिला है वो एक ऐसा लोकस मिला है जब हम किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट z से डिस्टेंस मेजर करेंगे f1 एंड f2 का। तो जब कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो लेट अस अज्यूम f1 का जो कोऑर्डिनेट है वो है z1 और f2 का जो कोऑर्डिनेट है वो है z2। तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, z माइनस z1 का मॉडुलस प्लस z माइनस z2 का मॉडुलस एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू करेक्ट कांस्टेंट जो कि है 2a। सो वही तो है इक्वेशन। इट वाज सो सिंपल, था या नहीं, है ना। बिल्कुल सिंपल था। और यहाँ a क्या है आप देख सकते हो, यहाँ मेजर एक्सिस जो है वो है अपना वर्टेक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस दैट इज 2a। अब यहाँ देखो एक और भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट है। ये जो 2a है ना, a तो हमेशा रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज हम इलिप्स की बात कर रहे हैं जो कि फिजिबल है, जो प्रैक्टिकली मौजूद है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑफकोर्स डिस्टेंस हमें क्या लेना होगा, पॉजिटिव ही लेना होगा, इसलिए r प्लस लिखा है। एंड ये जो 2a की वैल्यू है दैट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, ये जो f1 एंड f2 के बीच का डिस्टेंस है। और आप देख भी सकते हो कि अगर f1 और f2 के बीच का डिस्टेंस देखूं तो ये क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 एंड ऑफकोर्स दिस 2a इज ऑफकोर्स क्या है, बिगर देन दिस z1 माइनस z2 के मॉडुलस से। तो वही लिखा हुआ है दैट 2a जब भी अपना ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होगा तो ये जो अपना इक्वेशन है वो किसको बताएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यहाँ पे यही है, इलिप्स के बारे में इतना सही डेटा आपको याद रखना है, इसको समझ लेना है, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में जो है ना बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस के स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लो। और यहाँ पे जो सिंपल आपके पास वर्ड्स हैं दैट मीन्स फोकस है, यहाँ पे जो सेंटर है, वर्टेक्स है, ये सारी चीज़ों को मेजर और माइनर एक्सिस को समझ लिया तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। डन। तो इलिप्स समझने के बाद अब बात करते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन की, ठीक है। तो हाइपरबोला कैसा होता है, दो पैराबोला को आप अपोजिट डायरेक्शन में रख दो तो ये बन जाता है अपना हाइपरबोला। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जब कॉन्जुगेट आप समझ चुके हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉन्जुगेट एक्सिस को समझने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता था, किसी भी पॉइंट का अगर हम मिरर इमेज लेते थे अबाउट द एक्सिस, ठीक है, वही होता था। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब यही है कि ये जो पैराबोला है इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिरर इमेज मिलेगा, एक रेप्लिका मिलेगा एक दूसरे का, राइट। तो वही है यहाँ पे, तो दो पैराबोला को मिला के हाइपरबोला बन जाता है ना। अब ये जो हाइपरबोला है यहाँ पे भी जस्ट लाइक इलिप्स दो फोकस होते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इलिप्स का भी होगा और साथ ही साथ पैराबोला का भी साथ में आएगा। तो अब पैराबोला में हमारे पास क्या था, जो लोब होता था उसके अंदर की तरफ लाई करता था अपना फोकस। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हाइपरबोला बन रहा है, देखो एक फोकस यहाँ पे है और दूसरा फोकस यहाँ पे है। डन। अब लेट अस अज्यूम कि हम जब बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की तो ये जो फोकस है वो गिवन है बाय z1 और ये जो फोकस है वो गिवन है बाय z2, ठीक है। डन। अब यहाँ पे जस्ट लाइक हमारे पास जैसे हमने इलिप्स में देखा, हाइपरबोला पैराबोला में देखा, हर जगह देखा है कि कोई डेफिनेशन होता है, तो उसी तरह से हाइपरबोला को समझने के लिए भी वी शुड नो द डेफिनेशन कि वो जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे जनरेट करने के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट लेट अस अज्यूम ये P3 है। तो अगर इस पॉइंट का मैंने यहाँ पे रख लिया कोऑर्डिनेट दैट इज z, जो कि अननोन है, वो मूव कर सकता है, मूवेबल है, तो z से जो डिस्टेंस होगा इस z1 का उसका एंड द डिफरेंस बिटवीन z से लेके z2 का दैट मस्ट बी ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो है वो भी इक्वल होगा अपने 2a के,
राइट अब ये डिपेंड करता है कि 2a है क्या, तो यहाँ पे जो ये 2a है वो है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वर्टेक्स। कैन यू सी, ये जो वर्टेक्स है इसके बीच का ही डिस्टेंस हमें क्या मिलने वाला है, 2a। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। फिर से मैं बता रही हूँ, जब हम हाइपरबोला की बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट इधर ही हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है यहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दिस P1 से लेके F2 के डिस्टेंस माइनस दिस P1 से लेके F1 के डिस्टेंस का जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा डिफरेंस लेने के बाद, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस 2a, जो कि 2a क्या है, दोनों ही वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसलिए ऐसा हो सकता है ना कि आप P1 F1 माइनस कर दो P1 F2, करेक्ट, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो उस नेगेटिव डिफरेंस को हटाने के लिए एज वी आर डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और यहाँ पे हम मॉडुलस की बात करते हैं डिस्टेंस में, तो इसलिए इस पूरे का हमने क्या लिया है, मॉडुलस। एंड दिस मॉडुलस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 2a, जहाँ पे a क्या है आप देख सकते हो, इस सेंटर से लेके इस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। क्लियर, तो इसको डबल कर दोगे तो दोनों के वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो इसी डेफिनेशन पे चलता हुआ हमें हाइपरबोला मिलता है। और ये याद रखो, यहाँ आप पिक्चर से भी देख के समझ सकते हो इस इमेज से कि अपने पास जो 2a की वैल्यू होगी इन द केस ऑफ हाइपरबोला क्या होनी चाहिए, दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस, है कि नहीं। दैट मीन्स F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, और जो कि क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना। तो ऑफ कोर्स Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है, जो डिस्टेंस मिल रहा है, ये हमेशा ही बड़ा है 2a से, दैट मीन्स 2a छोटा है, सो दैट्स व्हाई 2a इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। देन क्लियर। अब जो E है वो क्या है, नथिंग बट एक्सेंट्रिसिटी, और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है ये E होती है इक्वल्स टू C/A। और ये ध्यान रखो, जो आपके लिए यहाँ ज़रूरत है मैं वो बता देती हूँ। अपने पास 4 केसेस होते हैं, E इक्वल्स टू 0, E इक्वल्स टू 1, देन E ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 एंड E ग्रेटर देन 1। तो जब E इक्वल्स टू 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, ठीक है। और जब E इक्वल्स टू 1 होता है तो हमें पैराबोला मिलता है, ओके। और जब हमारे पास E 0 से 1 के बीच में होता है तो हमें एलिप्स मिलता है, ओके। और जब भी हमारे पास E की वैल्यू जो है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमें हाइपरबोला मिलता है, राइट। तो हमारे पास ये सारा जो है रिजल्ट यहाँ पे वो हमारे पास आ चुका है। ये सारे रिजल्ट को आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कहाँ पे क्या गिवन है, वी कैन अप्लाई एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर। क्लियर। तो अब जब इन सबको समझ लिया है तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, जितना कुछ बताया है उतने से ही आपका काम चल जाएगा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो चल दो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये देखो हमारे पास क्वेश्चन आया है फ्रॉम सर्कल एंड इलिप्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन से, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जितने भी अभी पढ़े हो आप पॉइंट, उन सब से आप कोरिलेट कर पाओगे इस क्वेश्चन को। एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इज हियर, जो कि आया हुआ है जून 2022 में, दैट इज 27 जून में, ओके। तो बहुत ही अच्छा सा रिसेंट सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ है क्या, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दैट मीन्स हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, किसका, ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, अभी इक्वेशन है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मॉड के अंदर है z-4 + 3 आयोटा, इसका मतलब z माइनस सम z1, है ना। तो जब हम z माइनस z1 इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो नथिंग बट वो सर्कल। समझ रहे हो बात को, यस। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ सर्कल, बिकॉज वी नो दैट मॉड ऑफ z माइनस, हमारे पास कोई भी z1 है, इक्वल्स टू अगर हम r कहते हैं तो z1 वहाँ सेंटर है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड r इज द रेडियस। डन। तो उस डेफिनेशन से हमारे पास ये समझ में आ गया कि दिस इज नथिंग बट अ सर्कल। डन, चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब आगे वाला जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 4 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले अभी हमने इलिप्स पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है। इलिप्स के केस में याद होगा कि दो डिस्टेंस का एडिशन हम इक्वल करते थे 2a के बराबर, याद है ना। तो यहाँ देखो अगर दो का डिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, मॉड z अगर सिंपल लिखा गया है इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ओनली, यही मतलब है ना। और जब मॉड z माइनस 4 लिखा गया है दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू फ्रॉम दिस 4, यही बोला गया है ना। यही मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का ही मतलब ये होता है। तो जब दो डिस्टेंस को हम ऐड कर रहे हैं तो इक्वल में हमें मिल रहा है 6, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट एन इलिप्स, करेक्ट।
वही है। तो हमारे पास एक सर्कल है और एक इलिप्स है। अब इन दोनों के बीच में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है और इसका रिजल्ट अगर आप इसको सॉल्व करोगे z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y रखोगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, वहाँ से दो अननोन है, दो अननोन की वैल्यू निकाल के, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। और निकल तो जाएगा आंसर बट इट विल बी टू लेंदी। और जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो इतने लेंदी प्रोसेस में हमें नहीं जाना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे बेस्ट तरीका है कि प्लॉट कर लो। प्लॉट करने में ज़्यादा परेशानी तो है नहीं। एक हमारे पास रियल एक्सिस होगा, एक इमेजिनरी एक्सिस होगा और उसके बाद हमें बस प्लॉट कर लेना है। तो चलो इसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ, इसका मतलब क्या है, z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 3 आयोटा, दैट मीन्स द सेंटर इज वेयर 4,3 पे। समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लेट अस अज्यूम ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 1 2 3 हो गया। तो इस जगह पे इसका सेंटर है, डन। एंड दिस सेंटर इज नथिंग बट 4,3। ओके डन, ठीक है, ये सेंटर बना दिया मैंने। अब यहाँ से जो सर्कल बन रहा है वो कितना रेडियस का है, 2 का। दैट मीन्स अब मुझे यहाँ से 2 डिस्टेंस पे लेना है। दैट मीन्स 2 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से डिस्टेंस ये वाला 2 पॉइंट होगा, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ, ये 4 पॉइंट बन गए। इसके हेल्प से मुझे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो चलो, ये ऑलमोस्ट एक सर्कल लग रहा है ना, एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट इट इज अ सर्कल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट, जो कि ये वाला सर्कल है। ठीक है, डन। अब क्या बोला जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए, इस इलिप्स के साथ। अब इलिप्स में कैसे हम ड्रॉ करेंगे, मॉड z है, दैट मीन्स फोकस कहाँ पे है, z माइनस z1 में होता था अपने पास, याद है ना, जब हम बात करते थे मॉड ऑफ z माइनस z1 करते थे प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 करते थे एंड दैट वाज इक्वल टू 2a। यही था अपना इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, जहाँ 2a क्या होता था, 2a हमेशा ही इस केस में, याद करो जब भी हम बात करते हैं इलिप्स की, ठीक है, तो हाइपरबोला से कोरिलेट मत करना, इलिप्स की बात करी है तो इस केस में 2a का डिस्टेंस हमेशा ही z1 एंड z2 के डिस्टेंस से ज़्यादा होता था ना, तभी हम इसे समझते थे कि ये क्या है, एक इलिप्स है। तो 2a का जो डिस्टेंस है जो कि 6 है यहाँ, क्या वो 4 और 0 के डिस्टेंस से ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ एन इलिप्स। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया। नाउ जस्ट सी 2a की वैल्यू जो है यहाँ पे वो कितनी है, 6 है और z1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 है। z2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यू कैन सी 4 है। तो z2 माइनस z1 का जो डिफरेंस है वो कितना है, मॉड का 4 ही है। तो 4 की वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पे 2a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है ना। तो दोनों ही कंडीशन अपना फुलफिल हो रहा है। अब z1 दैट मीन्स फोकस, तो एक फोकस कहाँ पे हमें मिल गया, 0 पे, जो कि ऑरिजिन है। ठीक है, डन, एक फोकस हमने ले लिया। अब इसको थोड़े डिफरेंट कलर से बनाते हैं सो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आसानी हो जाए। तो 0 एक फोकस मिल गया हमें। ठीक है, अब दूसरा फोकस कहाँ पे है, z2 दैट इज 4 पे, तो दैट मीन्स 4 इसका मतलब है यहीं पे है। तो एक फोकस यहाँ, एक फोकस वहाँ। अब हमें जो इलिप्स बनाना है वो क्या कह रहा है, 6 होना चाहिए, दैट मीन्स 2a की वैल्यू 6 है, इसका मतलब मेजर एक्सिस की वैल्यू 6 है, करेक्ट। तो अगर 0 और यहाँ से अगर आप देखो तो इन दोनों, दैट मीन्स ये जो अगर f1 है अपना और ये f2 है अपना, तो f1 और f2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4, और मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना गिवन है, 2a दैट इज 6। इसका मतलब 6 चाहिए, तो दैट मीन्स एक यहाँ से पॉइंट बढ़ा दो और एक यहाँ से पॉइंट बढ़ा दो, यही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 6। दैट मीन्स अब इन दोनों से अगर मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ कहाँ टच कर रहा है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये 3 पे टच कर रहा है, वी डोंट नो, हमें ये पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो जस्ट यू हैव टू फॉर्म एन इलिप्स, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई नो कि बहुत अच्छा सा इलिप्स नहीं बना है बट यू हैव टू कंसिडर कि ये बहुत अच्छा इलिप्स है। ठीक है, खुद से बना लेना। तो यहाँ पे अब हमारा मेन जो मुद्दा है, मेन जो फोकस है वो किस पे है, कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं विद दिस सर्कल एंड दिस इलिप्स। तो कितने मिल रहे हैं, यू कैन आराम से सी दैट वी आर गेटिंग 2 नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डन, समझ में आई बात कि जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, यू जस्ट डोंट गो इनकी प्रॉपर फॉर्मेट में कि x प्लस आयोटा वाई रखना है, फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, डोंट डू दैट। यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्लॉट करने की कोशिश करो और वहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो वेरी क्विकली। डन, तो चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखें। आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है 42, इसमें क्या कह रहा है, इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, देन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इज व्हाट। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। किस तरह से, हमने यहाँ यूज किया था ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को और वहां से हमने इसे सॉल्व किया था, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को,
राइट तो ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वाले का एक और तरीका है जो कि सुपर इजी है, और वो कौन सा है, सर्कल को यूज करके। जब आप देख रहे हो कि मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा है, दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब z माइनस 2 माइनस आयोटा, इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल के इनर पार्ट को और नॉट, जिसका सेंटर कहाँ पे है, 2 माइनस i1 माइनस आयोटा है, इसका मतलब -1 इसका कोफिशिएंट है। दैट मीन्स इफ वी वांट टू प्लॉट इट, तो बहुत आसानी से हम कहाँ प्लॉट कर सकते हैं, 2 और -1 सेंटर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में तो होगा बिकॉज 2 इज पॉजिटिव, बट ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट, बिकॉज ये क्या है, -1 है ना, प्लस माइनस का साइन है। तो लेट अस अज्यूम अगर हमारे पास 2 का पॉइंट ये वाला मिल गया, ठीक है, ओके और 1 का पॉइंट ये वाला मिल गया यहाँ -1, दैट मीन्स ये जो सेंटर होने वाला है अपना सर्कल का वो यहाँ होगा, करेक्ट, ऐसा ही कुछ होगा। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2,1 और ये है अपना रियल एक्सिस और ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस। इतने ही सारे हमारे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं, डन, इतना कुछ हमें आइडिया है, एंड दिस इज नथिंग बट सेंटर, राइट, डन। चलो अब इसके बाद देखते हैं, अब लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि रेडियस कहाँ पे है, 2 डिस्टेंस पे। इसका मतलब अगर 2 से डिस्टेंस ले दैट मीन्स यहाँ पे, और यहाँ से अगर डिस्टेंस लूँ तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और ये अगर 2 यहाँ से ले तो यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब इन चारों पॉइंट को मिला के एक सर्कल तो बना ही सकते हो, ठीक है, तो अच्छा सा एक सर्कल बनाना, मेरे जैसा गंदा सर्कल मत बनाना। तो चलो एक ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक सर्कल बन गया है ना, तो ये एक सर्कल बना। अब इस सर्कल से हमें बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है, और वो क्या आइडिया लगेगा अभी देखो। हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। अब मॉड z का मतलब क्या है, मॉड z का मतलब कि कोई भी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल जो है वही रिप्रेजेंट करता है मॉड z को, राइट, बिकॉज ये क्या है, लोकस है एक सर्कल का, और z कोई भी मूवेबल पॉइंट हो सकता है, अननोन पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस मॉड z की अगर वैल्यू हमें ग्रेटेस्ट और मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स क्या करेंगे उससे फाइंड, उसका हम डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द ओरिजिन ओनली और नॉट, यस, किसी भी डिस्टेंस की अगर हम वैल्यू बताते हैं, दैट मीन्स किसी भी अगर मॉड z की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। तो जो ऑरिजिन से हमें डिस्टेंस चाहिए उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जब हमें पता है कि ये मॉड z कहाँ है, ऑन दिस सर्कल है, तो अब सोचो कि कहाँ से ऑरिजिन से कितना चलने पे हमें इसकी मिनिमम डिस्टेंस मिल सकती है और मैक्सिमम। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल याद हो तो जब भी हम मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर को मिलाते हुए जिस भी पॉइंट से निकालना है, तो अगर हमें ऑरिजिन से निकालना है तो ऑरिजिन से लेके आप उस सेंटर को मैच करते हुए उस सर्कल के दूसरे एंड तक पहुंच जाओ, यू विल गेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट ए है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, वो जो दिस पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये बी है, सो OA विल बी द लीस्ट डिस्टेंस और OB विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया। अब इस डिस्टेंस को निकालना है तो यूजिंग ज्योमेट्री आप आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज आपने इसे प्लॉट कर रखा है। आप खुद बताओ क्या करोगे, यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट 1, सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, राइट, एंड दिस होल डिस्टेंस O से लेके अगर मैं लेट अस अज्यूम ये पॉइंट मान लूँ P, तो इस पूरे डिस्टेंस का कितना वैल्यू है, 2, है ना। तो अगर हमें ये क्या दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर 2 है डिस्टेंस और ये 1 डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स √5 होगी या नहीं, राइट, होगी। सो देयरफॉर हमें जो चाहिए मॉड z की मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट OA, और OA निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, OC में से AC माइनस कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। सो OC माइनस हम AC कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि OC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, √5, और AC की वैल्यू क्या है, AC इज नथिंग बट द रेडियस, इजंट इट। तो रेडियस की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2 मिली है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 ऑलवेज, सो दैट्स वाई -2, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू। एंड जो हमें z की मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी, यू कैन सी OB तक हमें जाना होगा, और OB तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, OC को ऐड कर सकते हैं CB से, और CB क्या है, रेडियस, OC तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, √5 प्लस कितना हो जाएगा, 2, सो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। सो दैट्स वाई क्या आंसर आएगा देख लो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पहले लिखना है, लीस्ट बाद में लिखना है, तो ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट इज √5 + 2 एंड द लीस्ट इज √5 - 2, तो दिस इज द आंसर। डन,
क्लियर? समझ में आई बात कि कैसे हम ज्योमेट्री को यूज करके ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सबको पढ़ने के बाद हम बात करते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड लोकस की, राइट? तो यहाँ पे अपने पास कुछ फॉर्म्स हैं जिसको अगर आप डायरेक्टली याद कर लो दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और याद करने की जरूरत भी नहीं, ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट देख रखा है सबका, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो और इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो एज अ रिजल्ट, राइट? तो क्वेश्चन देखते के साथ ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। डन। तो सबसे पहला फोकस क्या है, देखो यहाँ पे, दैट मीन्स सबसे पहला लोकस पे फोकस करते हैं। ओके, तो पहला है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब हमारे पास कोई एक मूवेबल पॉइंट है ना, और उसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है, इसका मतलब z का आर्ग्यूमेंट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन से ही बोल रहे हैं। तो अगर ये वाला लाइन में मैच कर दूं तो तभी हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा जो कि थीटा होगा। दैट मीन्स ये जो मूवेबल पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे, जो कि कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो यही तो बोला गया है कि लोकस ऑफ z विल बी व्हाट? नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, किसी के साथ बोल लो। डन। बहुत ही सिंपल था। अब जब इसको समझ चुके हो तो दूसरा पॉइंट भी आप आसानी से समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? जब भी हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक पॉइंट भी यहाँ पे है। इसका मतलब लेट अस अज्यूम ये z1 पॉइंट है, ठीक है? तो z1 पॉइंट है और हमें आर्ग्यूमेंट किसका चाहिए? किसी का अननोन पॉइंट का। तो अगर लेट अस अज्यूम ये z है, तो अगर z अननोन पॉइंट है तो z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट का कहने का मतलब क्या है? ये z1 नहीं है, ये सिर्फ z है। ओके, देन डन। दैट मीन्स ये जो है एंगल थीटा बनाएगा तभी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल, तभी हमारे पास मिलेगा आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये क्या है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और जो कि पास कहाँ से कर रहा है? z1 से। और यहाँ पे एंगल का इंक्लिनेशन कितना है? थीटा विद एक्स एक्सिस, वही मतलब है। तो देखो ये भी वही है ना, लोकस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड इंक्लाइंड विद एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। डन, क्लियर? अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसको आराम से आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। जब भी हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल्स टू थीटा, गॉट इट? देखो इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करो। अब जब भी हम z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। तो दैट मीन्स कायदे से अगर लेट अस अज्यूम ये पॉइंट z1 है, ये पॉइंट z2 है और एक अननोन पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये z है, ठीक है? तो अगर मैं z माइनस z1 है, इसका मतलब यहाँ से मैं एक लाइन बना दूँ, z माइनस z1 है, इसी तरह से होगा। z माइनस z2 है, इसका मतलब मैं इस तरह से बना दूँ। अब इन दोनों के ही अगर आर्ग्यूमेंट गिवन है, इसका मतलब एक आर्ग्यूमेंट होगा भाई ये वाला, एक आर्ग्यूमेंट ये होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा? आप देखो और ट्राई करो समझने की। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट मीन्स ये वाला डिफरेंस माइनस दिस डिफरेंस, दैट मीन्स ये वाला एंगल माइनस दिस एंगल। इसका मतलब कायदे से हमारे पास जो एंगल है दैट विल बी दिस एंगल, राइट? इसका मतलब वो वर्टिकल एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा ओवर हियर, करेक्ट? तो इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है कि अगर इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा आ रहा है, दैट मीन्स इनसाइड अ सर्कल आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें मिलेगा कि दिस इज फॉर्मिंग अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, गॉट इट? तो यहाँ से हमेशा याद रखना दिस इज फॉर्मिंग अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे भी अपने पास तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, दैट मीन्स जब भी z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट जो है वो प्लस माइनस π/2 आ जाए, तो वो होता है लोकस ऑफ z होगा अपना सर्कल, और वो सर्कल होगा सेमी सर्कल। इसका मतलब z1 और z2 कहाँ पे होंगे? अपने डायमीटर के वर्टिसेस होंगे, डायमीटर पे लाई करेंगे, गॉट इट? दैट मीन्स जब भी इस थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, दैट मीन्स ये z1 और z2 उठ के आ जाएगा अपने जो भी सेंटर है उसके सीध में। इसका मतलब ये पॉइंट बन जाएगा अपना एक डायमीटर। क्लियर? ये आप जब भी सर्कल को अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो सारी प्रॉपर्टीज आप कोरिलेट कर पाओगे। तो एक बार जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे तब यहाँ पे आके इस स्लाइड को जरूर से देख लेना, यू विल कोरिलेट सो मेनी थिंग्स, ठीक है? डन। अब बात करते हैं जब भी अपना अगर π/2 ना हो, अगर π/2 से छोटा हो जाए, दैट मीन्स थीटा इज फ्रॉम 0 से लेके π/2 के बीच में, तो जो हमें सर्कल का सेगमेंट मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? वो मेजर सेगमेंट मिलेगा, ओके? मेजर सेगमेंट, राइट? और जब भी हम बात करेंगे कि ये π/2 से बड़ा हो गया और ये पाई से छोटा हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? माइनर सेगमेंट मिलेगा, ओके? तो दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। डन, क्लियर?
चलो अगर ये याद कर लिया तो अब सोचो कि अब जीरो भी यहाँ पे हमने क्या देखा, पाई बाय 2 देख लिया। अब जब ये जीरो एंड पाई हो जाए, राइट, दैट मीन्स जब भी अपने पास सेम रिजल्ट जो है आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 जो है 2 पॉइंट से पास करता हुआ, वो अगर जीरो या तो पाई हो जाए तो क्या मिलेगा, तब हमें ये जो लोकस है z का विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2। वेरी सिंपल, करेक्ट। तो ये जो कंडीशंस है, ये जो स्टैंडर्ड लोकस है, इसको अगर आप ध्यान में बिठा लोगे, समझ लोगे, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन वेरी क्विकली। अब ये जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे देखो, जब भी अपने पास मॉड ऑफ z1 z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू k है, बट ध्यान रखना k इज नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज जैसे ही k इक्वल टू 1 करोगे इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2 हो जाएगा, और वो किसका इक्वेशन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब तो आप नहीं भूल सकते बिकॉज अच्छे से डिटेल में पढ़ा है उसे, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना। तो यहाँ पे जब भी दिस इज इक्वल टू k बट k इज अ कांस्टेंट जो कि इक्वल टू 1 नहीं है, देन इट इज शोइंग यू अ सर्कल। ये हमेशा याद रख लो कि लोकस ऑफ z जो होगा यहाँ पे सर्कल होगा, ओनली इन द केस ऑफ जब ये k हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस। डन, क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। देखो जब ही मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर लेते हैं, मॉड का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, प्लस अगेन दूसरा जो पॉइंट है z माइनस z1 के मॉड का स्क्वायर ले रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि लोकस जो होगा वो कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, एक सर्कल होगा जहां z1 एंड z2 जो होंगे वो वर्टेक्स होंगे ऑफ डायमीटर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज वेरी सिंपल रिजल्ट टू रिमेंबर। अब सिमिलरली जब ये जो रिजल्ट है दैट मीन z माइनस z1 की मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 की मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू k, और k की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के स्क्वायर से, तब भी जो z है वो लोकस देगा एक सर्कल का, बट यहाँ z1 z2 जो है वो जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर पे लाई करे। जब ये इक्वल होगा इस z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर के मॉडुलस के, तभी ये सर्कल जो है z1 और z2 को डायमीटर पे देखता है। अदरवाइज ये एक सर्कल है जहां z1 z2 इज नॉट कंपलसरी कि वो अपने डायमीटर का ही पॉइंट हो या वर्टेक्स हो। क्लियर। और इसके साथ ही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होता है फिनिश। सो आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब कोई भी परेशानी नहीं है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे PYQs।